हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ज्योति प्रकाश यादव। वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट 3.0। आज हम लोग बात करेंगे हायर परचेस सिस्टम, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक का 10th चैप्टर है। ठीक है। हायर परचेस सिस्टम इसको कहा जाता है किराया क्रय पद्धति। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है किराया क्रय पद्धति। आप इससे हायर मतलब समझ आए, किराए पे ले आया हुआ है सामान। ठीक है, जब तक जैसे हम लेबर जो हम अपने यहाँ मज़दूर उज़दूर काम पे लगाते हैं तो उनको हम क्या हायर करते हैं काम करने के लिए, हम उसके ओनर नहीं हो जाते। ठीक है, हम उनसे बस सर्विस लेते हैं और जितने पीरियड के उसकी पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यही है, ये गुड्स पे अप्लाई होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने एक कार खरीदी जिसकी वैल्यू है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, और आपके पास उस समय कैश सफिशिएंट नहीं था, तो आपने इसे हायर परचेस के बेस पे लिया। ठीक है, किराए पे। इसमें क्या होता है कि आप उस समय कुछ कीमत दे के, कुछ छोटा सा अमाउंट दे के वो चीज़ अपने घर ले आते हैं, जिसको हम लोग एक वर्ड देते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, डाउन पेमेंट बहुत ही कॉमन शब्द है, मुझे नहीं लगता ऐसे हिंदी में बताने की ज़रूरत है। डाउन पेमेंट क्या होती है, जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको निश्चित 20 या 30% वास्तविक मूल्य का देना होता है, या एक्चुअल प्राइस का गुड्स के देना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। ठीक, हायर परचेज सिस्टम में देखिए दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। पहली होती है हायर परचेज़र और दूसरी होती है हायर सेलर। एक जो परचेस कर रहा है गुड को हायर बेसिस पे, और एक जो सेल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसमें आपको काफ़ी सारी डेफिनेशन ऑथर्स के उसमें मिलेगी, लेकिन मोस्ट रिलेवेंट अगर आपको चाहिए जो ऑथेंटिसिटी हो और थोड़ा सा वज़नदार भी लगे, तो आप जो लॉ के हिसाब से, इसका एक लॉ है, इस एग्रीमेंट को बनाने के लिए भी लीगल बॉडी की ओर से लॉ पास किया गया है। ठीक है, जो रेगुलेट करती है इसको। तो ये है हायर परचेज एक्ट 1972। ठीक है, 1972 किराया क्रय पद्धति एक्ट 1972। ठीक है, इसको आप देखिए, इसमें क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये है कि आप इसमें 3 कंडीशन लागू करते हैं। आप अभी जब बुक लेंगे तो आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन इसमें कहा गया है कि जैसे आपका पोजीशन ऑफ गुड आपके पास नहीं होता। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, सिंपल तौर पे, बेसिक डिटेल, एकदम डिटेल्ड वीडियो नहीं दे रहा हूँ इस विषय में, आपको एक हल्की लेयर बना दे रहा हूँ ताकि आपके पास जब बुक रहे या आपने बुक ले ली होगी तो आपको ये पता चल जाएगा। इसका मैं आपको एक हल्का सा उदाहरण दे दे रहा हूँ, सिनॉप्स दे दे रहा हूँ, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ इसको। इसमें कहा गया है कि जैसे हायर परचेज सिस्टम में जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट अपनी, जो आप जैसे मान लीजिए मैंने बताया ही है कि अभी आपने एक गाड़ी ली, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की कोई कार या बाइक ली, और आपने 20,000 तुरंत डाउन पेमेंट करके उस समय घर लेते आए। ठीक है, या हो सकता है आप ज़ीरो डाउन पेमेंट पे भी ले आएँ। ठीक है, और उसका फुल फाइनेंस करवा दें आप कि हम इतना इसको किस्त में बांट दीजिए, सालाना किस्त में हम इसको देंगे, ईयरली इंस्टॉलमेंट जिसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इसकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवा दी 20-20 हज़ार रुपये की, जितना आपने दिया था। ठीक है, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी, तो 4 और इक्वल टोटल 5 हो गई डाउन पेमेंट को मिला के। ठीक है, अब ये टोटल 1 लाख रुपए हो गया, लेकिन सेलर आपको देगा क्यों जब तक आपको उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है। हायर परचेज़र को तो फ़ायदा है ही है, काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जब तक गुड यूज़ करें हायर परचेज़ बेसिस पर, तो आप उसे क्या कहते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और फिर जब आपका यूज़ करने का मन नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के वो सामान वापस करा सकते हैं। ठीक है, एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा ये है
कि इससे जो लग्ज़री गुड होता है उसे आसान किस्तों में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आसान किस्तों में हमें मिल जाता है, ईज़िली इंस्टॉलमेंट पे करके हम लोग लग्ज़रियस गुड उठा सकते हैं। आप जैसे आजकल देख रहे हैं ज़्यादातर जो भी आजकल लग्ज़रियस आइटम है वो ईएमआई पे लेते हैं लोग, मिडिल क्लास पर्सन खासकर, ताकि वो लग्ज़री गुड का फ़ायदा भी उठा सकें और साथ में जब उनका उस यूज़ करके क्या कहते हैं उसे यूज़ करके बोर होने लगते हैं तो वो एग्रीमेंट अपना तोड़ के उसको वापस भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जैसे ये एक फ़ायदा हो गया, फिर दूसरा ये है कि आसान हो गया और काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है उन लोग को लग्ज़रियस गुड उठाने का। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप क्या कहते हैं ईज़िली अपने मन मुताबिक जो भी आप अपने हिसाब से अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जितनी इंस्टॉलमेंट आप 10,000 की इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं, 15,000 की बनवा सकते हैं, 5,000 की इवन बनवा सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे और पीरियोडिकल टाइम पे। अब इसमें देखिए ये तो कुछ फीचर्स हो गए हायर परचेज़र को क्या होते हैं, ठीक है। अब कुछ हायर सेलर्स की भी आपको विशेषता बताते हैं। इसमें हायर सेलर को ये होता है कि एक तो सामान क्या कहते हैं ईज़िली सेल हो जाता है। अब लग्ज़री गुड होगा तो ज़्यादा कंज्यूमर या ज़्यादा ग्राहक थोड़ी ना आएंगे ख़रीदने के लिए, लेकिन आप अगर उसे आसान किस्तों पर अवेलेबल करा दोगे, उपलब्ध करा दोगे तो हर कोई लेने आएगा, ठीक है। तो यही है, आप क्या कहते हैं आसान किस्तों में उसे प्रोवाइड करा रहे हो और वो फर्स्ट क्लास अपना यूज़ कर रहा है और फिर वो और इंटरेक्ट होगा। जैसे आपने एक बार सर्विस दे दी, अब जैसे आप किराने के स्टोर किराना स्टोर पे जाते हो तो आप क्या करते हो, आप मान लीजिए आपका बहुत अच्छा वो है तो आप वहाँ से मंथली आप क्रेडिट बेसिस पे सामान लेते हो, वो आपको सर्विस अच्छी देता है तो आप और सामान उससे ख़रीदते हो। सेम यही पर्पज़ है, हायर वेंडर भी यही करता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि उसे इस तरह ईज़िली मंथली इंस्टॉलमेंट पे समय समय पे पैसा मिलता रहता है, ठीक है। अब ऐसा हो गया कैश वैल्यू एक बार मिल गई, बिक गई कार, बिक गई, अगले दिन बिकी या नहीं बिकी या अगले महीने बिकी या नहीं बिकी, लेकिन इससे एक कंसिस्टेंसी बन जाती है कि उतना पैसा उसके पास आ रहा है, ठीक है। और तीसरा फ़ायदा हायर सेलर को ये होता है कि इससे जब भी उसके पास हमेशा पोजीशन ऑफ गुड होता है। अब जैसे आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट का आता है किस्त पद्धति जो होती है जिसमें क्या कहते हैं आप, ये एक और चैप्टर है आगे उसमें आप पढ़ेंगे कि जैसे उसमें तुरंत ही जैसे आप किस्त देते हैं तुरंत आप मालिक हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो ओनर होता है वो हायर वेंडर ही होता है, ठीक है। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट या लास्ट किस्त आप नहीं दे देते गाड़ी की, ठीक। अब हम कुछ इसके बेसिक्स टर्म्स पे आएंगे। अभी मैंने जैसे आपको बताया हायर परचेज़र, हायर सेलर, हायर प्राइस, ये सब होती क्या है, हायर परचेज प्राइस, ये सब होती क्या है। अब समझिएगा इसमें क्या है। पहला हायर परचेज़र मतलब कि जो किराए पर सामान अफोर्ड करता है, ठीक है, और वो जितनी सर्विस लेता है उतना वो उसका जो भी क्या कहते हैं मतलब कि उस सर्विस को पैसा पेड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए की, जैसे एग्जांपल बताया, 1,00,000 रुपए की गाड़ी खरीदी थी, 20,000 रुपये तुरंत डाउन पेमेंट दिया, ठीक है, और 20,000 रुपये डाउन पेमेंट दिया और बाकी की आपने कहा कि 4 किस्तों में बांट दो कि इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैं आपको ईयरली दे दूंगा 20,000 की। मान लीजिए आपने 2 साल उससे चलाया या आपका उससे मन अब ऊब गया है और आप चाहते हैं कि अब और चलाने का या और यूज़ करने का मन नहीं है, तो आप एग्रीमेंट आपस में तोड़ के वो सामान वापस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें यही फीचर, या मान लीजिए आप अब एफोर्ड मतलब पेमेंट करने की अभी आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है या अब आप पेमेंट नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकते, तो आप जब तक यूज़ किए हैं तब तक का इंस्टॉलमेंट दिए हैं। और मान लीजिए आपने 4 साल का बनवाया है
2 साल आपने यूज़ कर लिया तो आप क्या कहते हैं अब उसे वापस कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से है। अब हायर जो सेलर है, हायर सेलर मतलब जो किराए पे सामान बेचता है, उसको क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि वो ओनर शुरू से होता है, मालिकाना हक उसी के पास रहता है। वो जब चाहे अगर वो एग्रीमेंट अपना बदल सकता है या उसमें बदलाव ला सकता है बुला के उनसे बात करके हायर परचेज़र से। और एक फ़ायदा और होता है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब तक आखिरी किस्त गाड़ी की नहीं भरा जाती मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं होता उसे, ठीक है, हायर परचेज़र को। एक तो ये फ़ायदा हो गया। अब देखिए हायर परचेज़र प्राइस क्या होती है। कैश प्राइस अलग होती है। किसी भी गुड्स की जो एक्चुअल प्राइस होती है और हायर प्राइस होती है वो अलग अलग होती है। हायर प्राइस में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी वेंडर सेलर हायर बेसिस पे इसीलिए देता है ताकि उसे फ़ायदा हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक 4 साल की अगर किस्त बनवा दी है तो आप 4 साल में 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसे फ़ायदा क्या है, उसे वो जो तुरंत मिल सकता था ना 1 लाख रुपए, लेकिन उसने क्या किया, आपको किस्त में दिया। वो 5%, 10%, 7% उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा हर साल की किस्त पर 20,000 रुपये पे डेली डेली। अब वो डिमिनिशिंग बैलेंस के थ्रू भी कर सकता है। डिमिनिशिंग बैलेंस ये हास का एक एग्जांपल है, जिसे आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं हर साल के जो बुक वैल्यू होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप 20,000 रुपये दे के अभी आपके 80,000 रुपये बचें, तो अगले साल की 20,000 पे 7% इंटरेस्ट लगेगा, तो आप 40,000 फिर वो अमाउंट आप पे करेंगे। उसके बाद आपकी जो मूल रकम है जो गुड्स की, उसमें 40,000 की कमी आ गई है। अब 40,000 की कमी आने के बाद जो बचा है 60,000 का, अगला 20,000 का जो इंस्टॉलमेंट है, फिर उस पर 10% लगेगी, ठीक है। ऐसा ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आया। अब 60,000 पे 10% वो लगेगा। अब आप एक फ़ायदा और होता है कि जैसे आपने पढ़ा ही है, डेप्रिसिएशन लगता है, हास लग जाता है, तो गाड़ी की वैल्यू वैसी नहीं रहती है। तो इस वजह से वो हो सकता है 4 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू 1 लाख ना हो, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो के वैल्यू वो 80,000 या 75,000 हो जाए, लेकिन या 60,000 भी हो सकती है, जैसा आप यूज़ करते हैं। लेकिन जो ओनर है, जो हायर सेलर है, उसको तो पूरा 1 लाख प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अलग, जो कैश प्राइस है प्लस इंटरेस्ट है उसको ऐड कर देंगे, तो आपका हायर परचेज सिस्टम बन जाएगा। अरे हायर परचेज प्राइस बन जाएगा, सॉरी फॉर दैट। अब जैसे इसमें क्या क्या है, जैसे आपको एक और सुविधा मिलती है, कि 6वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एज ए हायर परचेज़र जो विक्रेता होता है, उसमें ये फ़ायदा होता है उसको कि जैसे मान लीजिए आप हायर बेसिस पे जब तक गुड्स लिए हैं, जितने भी नॉर्मल रिपेयर एंड वो होते हैं, जैसे मान लीजिए आप अब कोई भी गाड़ी लाता है तो सिक्योरिटी से ही चलाता है या बहुत ही सावधानी बरत के, लेकिन बाई चांस कोई डेंट लग गया या कुछ सर्विसिंग प्रॉब्लम होगी तो वो नॉमिनल रिपेयर चार्जेस वेयर कर लेता है, क्या बोलते हैं, हायर वेंडर। ओके, ये हो गया। अब हम इसके आते हैं कुछ जैसे डिफरेंशिएट ये करने की कि हायर परचेज किराया क्रय पद्धति और उधार बिक्री में क्या अंतर होता है, हायर परचेज सिस्टम में और क्रेडिट सेल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले इसमें एक्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये किस एक्ट पे रेगुलेट होता है। तो हायर परचेज एक्ट होता है, रेगुलेट होता है हायर परचेज एक्ट 1972, ठीक है। ये भारत में अभी तक ये एक्ट लागू नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। हायर परचेज एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है, ठीक। और क्रेडिट सेल किस पे ऊपर डिपेंड होता है, ये आपका होता है एक मिनट में बताऊंगा, हिंदी में से कहते हैं वस्तु अधिनियम 1948 लागू होता है, ठीक है। गुड्स एक्ट
जो सेल्स गुड एक्ट होता है 1948 लागू होता है इस पे, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट का क्या नेचर होता है इसमें, ये देखिए एग्रीमेंट का नेचर क्या होता है कि यह क्या होता है, ये हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया ही है, इसमें हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। ये आप एग्रीमेंट बनवाते हो, जितना आप यूज़ कर रहे हो उतना ही पैसा दोगे, ठीक है। जब तक आप यूज़ कर रहे हो, ये इसमें एक फ़ायदा होता है। लेकिन यह बिक्री अनुबंध होता है, इसमें सेल्स बेसिस पे क्या, इस पे सेल्स बेसिस पे आपका क्रेडिट सेल में सेल्स बेसिस पे एग्रीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्रेडिट सेल पे क्रेडिट बेसिस पे अगर आपने गुड्स उठाया है तो आपको वस्तु अधिनियम 1948 के अंतर्गत करना पड़ेगा, ना कि हायर परचेज। आप पूरी अमाउंट पेड करते हो बाद में, जितना आपने यूज़ किया है उतना ही नहीं करते हो, आप फुल अमाउंट पेड करते हो उसे, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का हस्तांतरण इसको कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। ओनरशिप कब प्रोवाइड की जाती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी जाती है। आखिरी किस्त जो सामान है, गुड्स है, उसकी आखिरी किस्त जब तक हायर परचेज़र नहीं दे देता, ओनरशिप किसके पास रहती है, हायर वेंडर के पास। लेकिन किराया जो वस्तु अधिनियम के अंडर जो उधार बिक्री का आता है, जिसे हम लोग क्रेडिट सेल कहते हैं, उसमें आपको तुरंत ओनरशिप, फुल ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है उसी वक्त जब आप गुड्स लेते हैं, ठीक है। माल वापस लेने का अधिकार या गुड्स रिटर्न का इसमें होता है, हायर परचेस में होता है, बेसिकली होता है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको आपसे वो राइट है, हायर वेंडर आपसे गुड्स वापस ले सकता है, माल वापस ले सकता है, ठीक है। लेकिन क्रेडिट सेल में विक्रेता से एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें बस जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है क्रेडिट सेल में जितना आपने लिया है वो आप मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रेडिट सेल में, लेकिन आप गुड्स वापस नहीं कर सकते, समझ में आया। जैसे ओनर से आप गुड वापस नहीं ले सकते क्रेडिट सेल में, अब बस आप उसका जो राशि है वो मांग सकते हैं। लेकिन हायर परचेज एक्ट में ये फ़ायदा होता है कि आप गुड्स अपने पास वापस मंगवा सकते हैं, माल वापसी का आपके पास अधिकार होता है, ठीक है। भुगतान की विधि किस्तों में होती है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, प्राय जो क्रेडिट सेल होता है इसमें आपस में बनी हुई सहमति के थ्रू होता है, ठीक है। भुगतान का समय ये पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है। इसमें 3 महीने पे, 6 महीने पे या 12 महीने के अंदर होता है। इसमें जो आपका क्रेडिट सेल होता है, इसमें आपका तय समय पे किया जाता है। जितना समय लिखा है उतने समय पे ही आपको पेमेंट या भुगतान करना होता है राशि का, ठीक है। सातवां पॉइंट इसका ये था। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 15 नहीं तो 5 नंबर का तो ये आएगा ही, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बतानी पड़ेगी। अब जैसे देखिए 2 अकाउंट बनते हैं, ठीक है। 2 अकाउंट बनते हैं आपके, जैसे कि हायर परचेज, जब आप हायर परचेज सिस्टम बनाते हैं अकाउंट हायर परचेज के अकॉर्डिंग, तो उसमें 2 पार्टीज़ होती हैं। एक होती है हायर सेलर और एक होते हैं हायर परचेज़र। तो अब इनकी बुक्स में एंट्री करनी होगी तो कौन कौन से लेजर अकाउंट जाएंगे। जनरल एंट्री की अभी हम लोग बात करेंगे, बेसिक्स बात करेंगे, लेकिन इसमें जो अकाउंट्स बनते हैं उसका ध्यान रखिए। हायर परचेज़र के अगर बुक में आप बना रहे हैं, ठीक है, जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, तो कौन कौन से बनेंगे। एक तो आपका जो गुड्स है, जो आपने क्या कहते हैं अभी असेट्स, या आपके लिए तो वो असेट्स ही होगी,
तो आपने जो भी असेट्स मंगवाई है, हायर परचेज पे ली है, वो आपको क्या कहते हैं उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे आपने बाइक ली है, ट्रक ली है, उसका अकाउंट मेंटेन होगा, इंटरेस्ट अकाउंट मेंटेन होगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, और क्या कहते हैं आपका हायर सेलर का अकाउंट बनेगा। ये चारों अकाउंट। अब हायर वेंडर के अकाउंट में क्या बनेगा वो बताता हूँ। हायर वेंडर के अकाउंट में आपका हायर परचेज़र का अकाउंट बनता है, ठीक है, और आपका हायर परचेज़र का बनता है, और हायर परचेज़र का बनता है, और इसी तरह से रिलेटेड जितने भी हैं असेट अकाउंट, जो आपका हायर सेल का अकाउंट बनता है, जैसे वो हायर परचेज़र में अपनी असेट बनाता है, उस तरह से वो हायर सेल नाम से सेल्स अकाउंट अपनी मेंटेन करता है, ठीक है, समझ में आया। उसमें वो अपनी सेल्स अकाउंट मेंटेन करता है, और अगर गुड्स रिटर्न किया है तो गुड्स रिटर्न का अकाउंट बनेगा, ठीक है, और उसका परचेज़ रिटर्न का बनेगा हायर परचेज़ में। अब आते हैं हम लोग एंट्री। दो मेथड के थ्रू एंट्री होती है इसमें, ठीक है, लेकिन दो तरीके से एंट्री होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, इसको अच्छे से हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसी में ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किराया क्रय पद्धति पर विक्रय होने वाली वस्तुओं के संबंध में क्रेता व विक्रेता की लेखा पुस्तकों में होने वाली आवश्यक प्रविष्टियों को समझाकर लिखिए, ठीक है। तो मतलब आपको पूरा इसमें डिटेल मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक। इसका आंसर जैसे कि अब आपका किराया क्रेता जो हायर परचेज़र है, उसकी पुस्तक में कौन कौन से आ जाएंगे, जो आपकी संपत्ति है, संपत्ति को पूर्ण रोकड़ मूल्य पर दिखाना, ठीक है, जो उसका अब इसको इंग्लिश में कहते हैं असेट शोन एट फुल कैश प्राइस। इसमें फुल कैश प्राइस पे दिखाना होता है, एक ये होता है, और दूसरा संपत्ति अर्जित विधि, असेट अक्रूवल मेथड, मतलब जितना आपने क्या कहते हैं उसको यूज़ किया है उतना आप पैसा दोगे, ठीक है। ये दो मेथड्स होते हैं किराया क्रेता की पुस्तक में या हायर परचेसर के जो बुक्स होती है उसमें। पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते हैं। इस मेथड के अंतर्गत या इस विधि के अंतर्गत किराया क्रय पद्धति का लेन देन एक साधारण उधार क्रय के लेन देन के भांति माना जाता है, ठीक है, साधारण माना जाता है, नॉर्मल। और संपत्ति पूर्ण रोकड़ मूल्य से संपत्ति खाते को डेबिट किया जाता है, ठीक है, कैश प्राइस फुल कैश प्राइस से डेबिट किया जाता है इसमें। और विक्रेता के खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रथम विधि की से संपत्ति को चिट्ठे में दिखाते समय रोकड़ मूल्य से हाश तथा विक्रेता को देय राशि घटा दी जाती है। हाश सदैव संपत्ति के रोकड़ मूल्य पर लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन क्या बता रहा है, जब भी आप जो चिट्ठा बनाते हैं जिसको इंग्लिश में बैलेंस शीट कहा जाता है, बैलेंस शीट जब भी क्रिएट होगी आपकी तो उसमें आपको फुल असेट की जो फुल कैश प्राइस है उस पर उसको शो करना होगा, और उसमें से जितना आप दे चुके हैं हायर वेंडर को या हायर सेलर को, जिसे किराया विक्रेता भी कहा जाता है, उसको आपने अगर दे दिया है तो वो उतना अमाउंट माइनस हो जाता है उसमें से उतना, और उसमें आपका जितना हाश लगता है वो भी माइनस हो जाता है, डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाता है। और पहला ही मेथड अप्लाई किया जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, फर्स्ट मेथड से ही। कभी मेथड्स वैसे पूछता नहीं है, हमेशा फर्स्ट ही मेथड पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये ऐसे पढ़ने के लिए है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन संपत्ति को पूर्ण रोकड़ मूल्य पर दिखाने वाले मेथड पे होता है, ठीक है, फुल कैश प्राइस बेसिस पे, ठीक।
अब आते हैं इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस दिन आपने अगर मान लीजिए ख़रीदी है मशीन, आपने मान लीजिए या आपने वैगन हो गया, ट्रक हो गया, इस तरह की चीज़ें, मान लीजिए आपने कोई भी एसेट्स ख़रीदा है तो वो हो जाएगा असेट्स अकाउंट, असेट डेबिट होगी, क्योंकि इसका रूल क्या है, इसमें रियल अकाउंट लगता है। ठीक है, समझिएगा, रियल अकाउंट लगता है इसमें, रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या आ रही है, असेट आ रही है हमारे पास तो डेबिट कम्स इन हो जाएगा। ठीक, टू वेंडर, यहाँ पे देखिए कैश भी हो सकता था, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं उधार में ख़रीद रहे हैं तो टू वेंडर दिखाएंगे। ठीक है, जो कैश प्राइस आपने दी है वो आपका हायर परचेस में टू वेंडर नाम से जाएगी। ठीक है, सिंपल है। फॉर कैश प्राइस ऑफ द, आप इसमें नरेशन लास्ट में देंगे, फॉर कैश प्राइस ऑफ द गुड्स परचेस्ड। ठीक है, इसमें जो कैश प्राइस है पहले आप वो नोट करेंगे इसमें। ठीक है, जिस दिन आपने मान लीजिए असेट लिया है तो उसकी मान लीजिए 3 लाख रुपए वैल्यू है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है, या जो भी कंपनी का नाम दिया होगा वो लिखेंगे आप हायर वेंडर के नाम के स्थान पर। उसके बाद जब आपने जिस दिन डाउन पेमेंट किया है, ठीक है, उस दिन हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, उसी दिन आप पैसा भी देंगे तुरंत ही, तो नीचे एक और एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट टू कैश, कैश हम हायर परचेज़र की बुक में एंट्री कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और हायर परचेज़र क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, हायर परचेज़र पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के पास से ये कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो क्रेडिट जहाँ से पैसा हमारे पास से जा रहा है तो इसी वजह से पैसे को कैश को क्रेडिट किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर आएगा आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अभी हायर परचेज़ के बुक में एंट्री की बात कर रहे हैं। अभी फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट होगी उसमें इंटरेस्ट भी तो आपको फाइंड करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आप बनाएंगे। ठीक है, उसमें आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, उसमें आप निकालेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको, इस वजह से आप उसको डेबिट दिखाएंगे। ठीक, टू वेंडर अकाउंट, किसको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, टू वेंडर अकाउंट को। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, फिर जब लास्ट आएगी, जैसे मान लीजिए आप ईयरली जब वो कर रहे हैं तो ईयर के लास्ट आप देख लीजिएगा कि 31 मार्च है कि 31 दिसंबर है। ठीक है, अब उसमें लास्ट के एंड में लास्ट में आप इंटरेस्ट अपना देते हैं। ठीक है, जैसे जो 31 दिसंबर अगर आपकी लास्ट होगी एनुअल इंस्टॉलमेंट वाली डे, तो आप उसमें दिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ईयर के लास्ट में ही इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा और इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट होगी और टोटल दिखा दिया जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इसका एंट्री हो जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ, इसका नरेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब फिर उसके बाद 31 दिसंबर को ही डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। हायर परचेज है ना, बताया 4 अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा आपका, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, मशीनरी या असेट्स अकाउंट जो हैं आपके वो बनेंगे, और एक हायर वेंडर अकाउंट बनेगा। वेंडर को हम लोग सेलर भी कहते हैं, आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आपको आसानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं इसमें। फिर उसके बाद 31 तारीख को डेप्रिसिएशन असेट पे कैलकुलेट होगी, पहले डेप्रिसिएशन ड्यू रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के लिए पीएल अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। मैंने आपको फाइनल अकाउंट के वीडियो में भी बताया है बहुत ही क्लियरिटी से कि नॉन कैश एक्सपेंस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल में ही एडजस्ट होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये वहाँ जाएंगे। और इंटरेस्ट भी क्या है आपका, इंटरेस्ट भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट
वो है, ठीक है। तो सॉरी, इंटरेस्ट आपका लॉस है, इस वजह से ये कहाँ जाएगा, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस में ही ये एडजस्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं हायर वेंडर के अकाउंट में। अभी तक जितना मैंने हायर परचेज में बताया है, अब उसी बगल में आप एक नोट और बनाइएगा, दोनों में सेम एंट्री लिख लीजिएगा, सेम साइड में बगल बगल में बनाइएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब आप एज ए हायर वेंडर सोच के अपनी एंट्री पास करिए। हायर परचेज अकाउंट डेबिट, हायर परचेज़र का अकाउंट डेबिट करेंगे टू हायर सेल्स। हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी हायर सेल्स में जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हमारा डेटर है, ठीक है, तो इसी वजह से डेबिट हुआ है हायर परचेज़र टू हायर सेल। किस लिए हुआ है, जो हमने किराए पे माल बेचा है उसके लिए, ठीक है, क्रेडिट सेल की है, क्रेडिट नहीं हायर सेल की है। फिर उसके बाद हमें 1 जन को ही पैसा मिला, ठीक है, उस दिन कैश पेमेंट की उसने कुछ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज़र, ठीक है। अमाउंट जो रिसीव हुआ है डाउन पेमेंट, वो उसकी अमाउंट में ये जाएगा। फिर हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, जो इंटरेस्ट लगेगा 31 दिसंबर को या 31 मार्च को, इंटरेस्ट लास्ट में कैलकुलेट होता है ईयर के, जब इंस्टॉलमेंट फाइंड करेंगे आप, तो इंटरेस्ट हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यहाँ देखिए ये हायर परचेसर के लिए इंटरेस्ट लॉस था, लेकिन इसके लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर्सनल और नॉमिनल का ये कॉम्बिनेशन चल रहा है हायर वेंडर के बुक्स में, तो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 31 को फिर कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज़र। फिर उसके बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो उसकी एंट्री है, ठीक है। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री उसमें बनाई गई थी, लेकिन हायर वेंडर ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है, वो बनाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफ़र कहाँ करेगा, पीएल अकाउंट में, क्योंकि उसका इनकम है, इनकम हो या लॉस हो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और एंट्री बनाएगा हायर सेल अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में अपना पास करेगा फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द हायर सेल टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री होती है ये समाप्त, जिसमें समाप्त किया जाता है, तो अंत में ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हायर सेल्स को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से, ये बेसिक एंट्री होती है। अब हम आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताएंगे। इसमें देखिए कई तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें आपके कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। इसमें क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए कि दिनेश एक ट्रक 56,000 रुपये में किराया क्रय पद्धति के अनुसार गोपाल एंड्स कंपनी लिमिटेड से क्रय करता है। अब ये ध्यान रखिए, दिनेश क्या है, हायर परचेज़र है, किराया क्रेता है, और जो गोपाल एंड कंपनी लिमिटेड है वो क्या है, वो हायर वेंडर है, ठीक है। क्रय किया, 15,000 रुपये तुरंत दिए, मतलब डाउन पेमेंट तुरंत की 15,000 रुपये की, और जो शेष राशि थी 56,000 में 15,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 41,000 रुपये का जो था, उसमें इन्होंने क्या किया है कि इसकी आपकी किस्तें बनवा ली हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक 15,000 रुपये की हैं, जो कि 15,000 रुपये की प्रत्येक किस्तें बनेंगी, ठीक। अब ये कह रहे हैं उसको भुगतान करने हैं किस्तों में, ठीक। अब ये कह रहे हैं आपसे ब्याज की दर है 5% वार्षिक, एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है 5%, संपत्ति पर 10% प्रतिवर्ष दर से कर्मागत ह्रास, ये आपको बोल रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस के थ्रू, कर्मागत इसे बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग इसको आपको 10% से
आपको प्रतिवर्ष लगाना है हर वर्ष, ठीक है। एवं प्रथम ये देखिए, अभी क्वेश्चन इसमें ये किया है डेप्रिसिएशन काटा जाता है, लेकिन क्या होता है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण सुशील प्रारंभ के नकद उद्यम, देखिए इसमें क्या कहा कि वित्तीय संकट के कारण जो दिनेश थे वो पहली ईयर की तो दे दिया, लेकिन उसके बाद प्रथम किस्त तो भुगतान कर दिया, फिर बाकी की किस्त भुगतान करने में असमर्थ हो गया। तो जो बाद में जो हायर सेलर रहता है वो ट्रक को अपने अधिकार में ले लिया और विक्रेता से इस पर विक्रेता ने इस पर मरम्मत का 350 रुपये लगवाया। जो भी उससे डैमेज हुआ वो होगा उसको दोबारा से रिपेयर करके मतलब बना बनवा के सही से और थोड़ा स्टाइलिंग करवा के उसको 350 रुपये और खर्च किया और ट्रक को 30,110 रुपये में बेच दिया। तो देखिए इसमें कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके कई मेथड्स होते हैं। ये पहला वाला है आपकी, इसमें इंस्टॉलमेंट में ही आपका इंक्लूड है, ठीक है। आप ये देखिएगा इसमें आपका इंस्टॉलमेंट में ही इंक्लूड है। इसमें कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके आते हैं ईयरली इंस्टॉलमेंट, जिसमें इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, और एक मेथड होता है जिसमें इंस्टॉलमेंट इंक्लूड नहीं होता है, उससे अलग से निकालना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में ही, तो हम कैसे फाइंड होगा वो बता देते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। 56,000 रुपये की ट्रक थी, 15,000 रुपये वो तुरंत डाउन पेमेंट दिया, ठीक है। और बाकी का शेष राशि वो 15,000 की किस्तों में बंटवा दिया 5% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद पहली किस्त भरने के बाद वो असमर्थ हो गया और इस वजह से जो हायर वेंडर था या विक्रेता था उसने बेच दिया उसे, ठीक है। उसने उसे बेच दिया कुछ रिपेयर करवा के 30,110 रुपये, और उसने कुछ रिपेयर करवाने का जो अमाउंट था वो 350 रुपये था, ठीक है। अब इसका आप पहले देखिए एनालिसिस टेबल बनाएंगे, ठीक है। जिनके पास बुक है वो समझ रहे होंगे, जिनके नहीं है वो मैं बता देता हूँ। एनालिसिस टेबल में क्या क्या कॉलम आते हैं। सबसे पहले कैश प्राइस का कॉलम होता है, फिर डेट होता है, तो डेट वाइज देखना होता है कि ईयरली किस किस डेट पर ये पेमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई डेट नहीं दी गई थी तो फर्स्ट ईयर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू जो मूल जो थी वास्तविक मूल्य था उसका, ठीक है, मूल रकम वो देखते हैं। फिर उसके बाद टोटल इंटरेस्ट और वास्तविक मूल्य को मिला के या प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड करके जो टोटल अमाउंट निकलता है वो लिखते हैं। मशीन का वैल्यू, ठीक है, जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें टोटल जाएगा। और फिर हम एक कॉलम और बनाते हैं, एक टोटल का कॉलम होता है और एक होता है डेप्रिसिएशन का कॉलम, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको एंट्री तो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, ठीक है। एंट्री इसकी इंग्लिश में ही होगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम लोग आपको इसका आंसर का निकाल बता देते हैं आपको। जैसे 56,000 है तो पहले डाउन पेमेंट दिया है 15,000 रुपये। एक जो एनुअली इंस्टॉलमेंट होती है उसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट कभी नहीं कटता है। ये बात ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो अंतिम वर्ष जब आएगा तो उसमें आप जो बुक वैल्यू जो मशीन की बची है, जो आप उस ऊपर से रिड्यूस करते हुए जा रहे हैं, उसमें से आप अगर अपना इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपनी मूल जो रकम है उसमें से उसकी जो अभी तक जो घटती हुई मूल्य आई है, जो कॉस्ट प्राइस है, कैश प्राइस लगातार घटता जा रहा है डाउन पेमेंट देने के इंस्टॉलमेंट पे करते हुए। तो जब लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट आएगी उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है, ये रूल होता है, ठीक है। जिसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट जो होती है, वार्षिक
किस्त जो मेथड है हिंदी में वार्षिक किस्त भुगतान कहा जाता है, उसमें नहीं होता है ये। ठीक है, तो हम इसमें बता देते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि एग्रीमेंट ज़्यादा दिन तक चला ही नहीं, दूसरे साल में ये रद्द हो गया था। तो हम सबसे पहले 15,000 रुपये जो डाउन पेमेंट दिया है वो निकाल देंगे, तो 41,000 रुपीज़ बचा। इंटरेस्ट हम लोग 15,000 ये है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी 15,000, टोटल वैल्यू आपकी 56 थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट आपका टोटल बता दिया है कितना लगेगा, 15,000 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा और 15,000 रुपये का आपका वो, इसमें सॉल्यूशन है, लेकिन आप जब फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपने 15,000 रुपये निकाल दिया तो 41,000 बचा। अब 41,000 रुपये में आपने इसको सॉल्यूशन जब करेंगे आप तो 41,000 रुपये का 5% आपका 1 मिनट, 41,000 का 41,000 का 5% 2,050 रुपये आएगा, जो कि पहली कभी भी डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो हम लोग पहली डाउन पेमेंट भरने के बाद जो पहली किस्त भरेंगे उसमें से ये 2,500 रुपये 15,000 रुपये की रकम से काट देंगे। ठीक है, 2,050 रुपये। ठीक, 41,000 को 5% आप निकालेंगे तो 2,050 रुपये आएगा, उसको माइनस करेंगे तो 12,950 रुपये आप 41,000 रुपये में से और घटाएंगे। ठीक है, और 41,000 रुपये में से 12,950 रुपये घटाने के बाद 28,050 रुपये बचा है, तो इसका भी आपका इंटरेस्ट कटेगा। ठीक है, इंटरेस्ट आपका कटने के बाद ये हो जाएगा, ये अभी आपको एडजस्टिंग टेबल बता रहे हैं, अभी एंट्री के साथ बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 1,000 जब आप 28,050 का 5% निकालेंगे तो आपका आएगा 1,402 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 1,402 ले लेंगे हम लोग, 1,402 रुपये। ठीक है, अब ये 15,000 की जो इस दूसरे साल की जो किस्त आएगी, जो कि पे करने में असमर्थ हो गया था, उसको घटा देंगे हम लोग, ताकि हमें पता चले कि मूल रकम उसकी कितनी देनी थी। तो वो 13,508 रुपये, हाँ 13,508 रुपये इसका 598 रुपये इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आएगी। और फिर हम लोग डेप्रिसिएशन भी 2 साल का निकाल लेंगे, तो 56,000 पर 10% के 5,600 रुपये, और उसके बाद 5,600 रुपये निकाल देंगे तो 50,400 रुपये का फिर 10% निकालेंगे तो 5,040 रुपये आएगा। तो आपकी डेप्रिशिएट होकर वैल्यू 45,360 रुपये बचेगी 2 साल बाद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें आपको एंट्री करने के लिए नहीं कहा है, आपको बनाने के लिए कह दिया। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्ट असेट अकाउंट, वेंडर अकाउंट और इसमें आपको हायर परचेज़र के हिसाब से अगर आपको एंट्री बनानी होगी तो आप कैसे बनाएंगे। तो इन द बुक ऑफ परचेज़र लिख के दिनेश के बुक में आप क्या लिखेंगे, एक तो आप असेट अकाउंट मेंटेन करेंगे, दूसरा वेंडर अकाउंट मेंटेन करेंगे, और तीसरा आप इंटरेस्ट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अच्छा हाँ, इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि आप कैसे कैसे करेंगे। उपयुक्त सौदों के लिए क्रेता की पुस्तक में ट्रक खाता एवं विक्रेता खाता तथा विक्रेता की पुस्तक में क्रेता खाता तथा माल वापसी का खाता खोलिए। देखिए बता दिया कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं आपको। ठीक है, आपको ट्रक अकाउंट बनाना है, वेंडर अकाउंट बनाना है, किसके बुक में, परचेज़र के, और सेलर के बुक में आपको परचेज़र अकाउंट बनाना है, और गुड्स रिटर्न का अकाउंट, माल वापसी का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी एंट्री देख लेते हैं।
ट्रक अकाउंट जो है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का है। अभी मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बना के इसी वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए पहले कि यहाँ पे आपने एडजस्ट एनालिटिकल टेबल में जो आपने ये सब डेप्रिसिएशन फाइंड किया, इंस्टॉलमेंट फाइंड की, इंटरेस्ट फाइंड किया, ये आपको आगे चल के इसी में हेल्प करेगा, ठीक है। ये एज ए वर्किंग नोट आपका काम करेगा। तो ट्रक अकाउंट बनाएंगे तो पहले साल हम लोग क्या टू गोपाल एंड कंपनी कॉस्ट प्राइस बताएंगे 56,000 रुपीज़। हमने कितने में से डीलिंग की थी, जो असेट लेके आए उसकी एक्चुअल प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या थी 56,000। तो ये फर्स्ट ईयर में पहली एंट्री ये हो जाएगी। डेट नहीं दिया इसीलिए फर्स्ट ईयर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन 5,600 का ऊपर अपने आप एनालिटिकल टेबल में देखिए, अभी मैं सॉल्यूशन भेजूंगा उसमें आप देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। 5,600 उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा 56,000 में 50,400, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में बैलेंस बीडी जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पर कैरी डाउन जो कैरी डाउन था वो अब ब्रॉट डाउन होगा, अगले साल वही दोबारा लिखा जाएगा सेकेंड ईयर में 50,400 और डेप्रिसिएशन लग जाएगा 5,040 बाय वेंडर अकाउंट। ये देखिए, ये जो अकाउंट है आप बाय वेंडर अकाउंट लिख के छोड़ देंगे अभी, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता किस में चलेगा, आपको ये पता चलेगा वेंडर अकाउंट के कॉलम में कि उसको कितना आखिर में लॉस हुआ कि फ़ायदा हुआ 30,110 रुपये में ट्रक बेच के, ठीक है, अंत में। तो ये चीज़ देखेंगे हम लोग बाद में, अभी आप बस ये लिख के कॉलम छोड़ दीजिएगा बाय वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब आगे आप वेंडर अकाउंट मेंटेन करेंगे, सभी अकाउंट हो सके तो एक एजम्पशन के साथ 8-8 लाइन छोड़ के सभी अकाउंट बना लीजिएगा एक साथ, ताकि आपको पोस्टिंग करने में डिफ़िकल्टीज ना हो, आप लगातार एंट्री पोस्ट कर पाएँ। तो फर्स्ट ईयर में वेंडर अकाउंट में कैश अकाउंट में जाएगा आपका 15,000, ठीक है, डाउन पेमेंट जो दिया था 15,000। फिर टू कैश अकाउंट जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनी 15,000, ठीक। बाई ट्रक अकाउंट 56,000 जो कॉस्ट प्राइस थी ट्रक की वो लिखी जाएगी 56,000, और इंटरेस्ट चार्ज हुआ था जो फर्स्ट ईयर का 2,050 रुपीज़ वो, तो टोटल हो जाएगा आपका 58,050 रुपीज़, और इधर भी आपका डेबिट साइड भी 58,050 रुपीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ट्रक अकाउंट आएगा। ट्रक अकाउंट आपका अब जो है ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ट्रक अकाउंट कैसे आया है ये सेकेंड ईयर का, ये आप अपने एनालिटिकल टेबल में लास्ट में देखेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि कैश प्राइस आखिरी में 2 साल जब आपका निकल गया था तो कितनी बची थी 28,050 रुपीज़, और उसमें इंटरेस्ट ऐड करके टोटल अमाउंट कितना बना था, टोटल अमाउंट आपका बना था 29,450 रुपीज़, ठीक है, 29,450 रुपीज़ का आपका बना था। और फिर इसके बाद यही अकाउंट आप में बाई वेंडर अकाउंट में 29,452 रुपीज़ जाएगा आपके अकाउंट में, जो ऊपर आपने ट्रक अकाउंट मेंटेन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप आइए बैलेंस बीडी। अब देखिए ये 29,452 आया कहाँ से है, ये आपका जो आपने कैलकुलेशन किया है उसी पे आया है लास्ट ईयर में। बहुत सिंपल, बस आप अगर एक बार कैलकुलेशन सही कर देंगे तो आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसानी से पोस्टिंग हो जाएगी। तो 28,050 रुपीज़ कैश प्राइस थी, और उसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे दूसरे साल का 14,002 रुपीज़ का, 1,402 रुपीज़ का, तो वो हो जाएगा आपका 29,452 रुपीज़, ठीक है। तो वो चला जाएगा आपका टू ट्रक अकाउंट में, और दोनों साइड 29,452 29,452 बराबर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद इन द बुक ऑफ सेलर में हम लोग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है।
ये हो गया परचेज़र का और ये हो जाएगा अब सेलर का इन द बुक ऑफ सेलर अकाउंट। तो सेलर के अकाउंट में परचेज़र का पहले बनेगा तो उसको लिखेंगे हम। अब हम एज ए सेलर एंट्री कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। टू हायर सेल अकाउंट 56,000, टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,000 ₹50, पहले साल का 58,050 रुपये। फिर यहाँ पे हम लोग जो क्रेडिट साइड, ये क्या है हमारा, दिनेश क्या है, दिनेश हमारा डेटर है, ठीक है। तो डेटर का अकाउंट क्या होता है, डेटर हमारी असेट होता है, ठीक है। तो उसमें असेट अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे कैश हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, 15,000 डाउन पेमेंट और 15,000 इंस्टॉलमेंट, ठीक। और उसके बाद बाई बैलेंस सीडी जाएगा हमारा 28, जो भी रिमेनिंग अमाउंट 58,050 रुपीज़ में बचेगा वो बैलेंस सीडी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का बैलेंस बीडी जाएगा आपको 28,050 रुपीज़ और इंटरेस्ट अकाउंट आपका 1,402 होगा। तो ये मिल के हो जाएगा आपका 29,452। अब गुड रिटर्न्स अकाउंट यहाँ पे बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ बैलेंस शीट नहीं जाएगी। यहाँ सेकेंड ईयर में क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, इस वजह से अब यहाँ पे गुड वो वापस करेगा। तो इतनी अमाउंट की गुड जब वो वापस कर रहा था तो इतना अमाउंट बना था 29,452 रुपीज़। अब गुड्स रिटर्न अकाउंट में हमको पता चलेगा कि फाइनली उसको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था सामान पे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो हायर परचेज़र का जो अकाउंट है ट्रक अकाउंट, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हायर वेंडर के लिए लिख के छोड़ देंगे, ठीक है, कि उसमें कितना अमाउंट जाएगा, तो वो ऐसे पता चलेगा। तो सेकेंड ईयर में टू परचेज अकाउंट 29,452, ये आपको समझ में आ गया। जो आपको ट्रांसफ़र किया है ऊपर, यही सिंपल इसमें जाएगा गुड्स रिटर्न अकाउंट के साइड में। गुड्स रिटर्न अकाउंट क्या है, ये आपका सेल्स रिटर्न हो रही है, ठीक है। आपने क्या किया है, सेल्स रिटर्न करवाया है अपना, तो ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डेबिट इसका नेचर होता है, डेबिट साइड सेल्स का क्रेडिट होता है नेचर और इसका डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा 29,452। फिर कैश रिपे, जो कैश वो एक्सपेंस किया अपना 350 रुपीज़ टू कैश अकाउंट, वो भी जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बाई कैश सेल आप लिख के दिखाएंगे कि 30,110 रुपये में बेचा, 29,452 रुपये में 350 रुपये ऐड किया, अपना तरफ से एक्सपेंस करके उसको डेंट पेंट करवाया। तो टोटल इसका हो जाएगा 29,802 रुपये। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है। 30,110 रुपीज़ इसका जो टोटलिंग बैलेंस आएगा इसमें, तो आप देखेंगे कि 308 डेबिट साइड में आपका डिफिशियंट है। तो डेबिट साइड में अगर कभी भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बने तो वो प्रॉफिट कहलाया जाता है, और क्रेडिट साइड में अगर बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रेडिट लॉस कहा जाता है। तो गुड्स रिटर्न अकाउंट से हमें पता चल जाएगा कि फाइनली प्रॉफिट हुआ है ट्रक अकाउंट में कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है तो ट्रक अकाउंट में बाई पीएल अकाउंट के थ्रू बाई पीएल अकाउंट के थ्रू यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। 50,400 रुपीज़ को आप वेंडर अकाउंट को आप छोड़ देंगे, ठीक है। और नीचे लेकिन अमाउंट वो कर देंगे। जब आप वेंडर अकाउंट लिख देंगे ट्रक अकाउंट में तो आपको पता चल जाएगा कि पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कितना करना है ट्रक अकाउंट का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, ये हो गया टॉपिक ओवर, ठीक है। अब इस पे क्या कहते हैं, आपको अभी मैंने बताया, अभी आप जब बुक से पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये जो मेथड मैंने बताया एनुअली
ये इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसमें आपको बस 4 तरह की चीज़ें मिलेंगी कि आपका क्या कहते हैं, आप जो कि हायर परचेज़ है वो भुगतान करने में चूक गया, वो वापस मंगा लिया, उसमें कुछ रिपेयर करवाया और उसे बेच दिया। तो आप बताइए, बस इसमें अंतर आपको यही ढूंढना होगा कि उससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है। और भी कई मेथड हैं, इन्वर्स प्रोपोगेशन है, ये है, और सारे हैं। उसके बिहाफ पे मैं कभी और वीडियो सेंड करूँगा, जब मैं रिवीजन मोड पे आऊँगा तब इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे मैंने आपको बता दिया है सारे, जो इस चैप्टर से आते हैं। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 2-3 मेथड्स और हैं, मैं उसे अगली वीडियो में डालूँगा। जैसा कि ये देख रहे हैं आप वीडियो, इसमें पहले आप एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे इसमें इतने टर्म्स आएंगे। सीपी मीन्स कैश प्राइस, उसके बाद आपका डेट है, फिर आपका है प्रिंसिपल वैल्यू रुपीज़ में, फिर टोटल अमाउंट है, डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट है। तब आप पहले क्वेश्चन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इसमें दिनेश जो गोपाल एंड कंपनी से 56,000 रुपये की ट्रक ख़रीदता है, ठीक है, 56,000 रुपये की ट्रक ख़रीदता है और 15,000 रुपये डाउन पेमेंट देता है और बाकी की इंस्टॉलमेंट 50,000 में सेटअप करता है। ठीक है। 5% रेट से इंटरेस्ट है और 10% से डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू बेस पे लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें ये होता है कि ये जो दिनेश रहता है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद सेकंड में वो इनकैपेबल हो जाता है। तो जो सेलर रहता है वो वापस मंगा लेता है अपना एग्रीमेंट तोड़ के ट्रक, और रिपेयर 350 का करा के 30,110 रुपीज़ में सेल कर देता है। तो इसमें आपको एक हायर परचेज़र के बुक में ट्रक अकाउंट और वेंडर अकाउंट मेंटेन करना था, और हायर सेलर के अकाउंट में आपको हायर परचेज़र और गुड्स रिटर्न अकाउंट को वो करना था मेंटेन। तो उससे पहले आप निकालने के लिए एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। तो अब ये 56,000 कैश प्राइस है, 15,000 डाउन पेमेंट देंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का है। ठीक, 2 ही साल एग्रीमेंट चला था, दूसरे साल फेल हो गया था, इसलिए फर्स्ट ईयर का दिखाया गया है। प्रिंसिपल वैल्यू 15,000, टोटल 56,000 है। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है 15,000 पे अभी एकदम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ बात नहीं था। फिर 15,000 जब उसने डाउन पेमेंट, पहले ही बताया था कि डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, 15,000 उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की तो 41,000 आया। ठीक है, 41,000 इसकी कैश प्राइस आई। 41,000 पे 5% इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2,050 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट रेट आएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू जो बचेगी वो ऐड होके 15,000 बनेगी, जो कि है 12,950 रुपीज़। ठीक है, 12,950 रुपये। ठीक, और इसके बाद फिर सेकेंड ईयर का आप देखेंगे तो सेकेंड ईयर में 41, फिर उसके बाद सेकेंड आप जो देख रहे हैं यही 12,950 रुपीज़ 41,000 रुपीज़ से माइनस हो जाएगा, जो कि सेकेंड ईयर में जाके 28,050 रुपीज़ हो जाता है। तो इसका भी हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पाए वो बात की बात है, लेकिन इंटरेस्ट इसका चार्ज होगा क्योंकि ड्यू डेट आ गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,402 रुपीज़, पॉइंट में आएगा 402 रुपीज़, हमने क्या कहते हैं अप्रॉक्सीमेट लिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या कहते हैं आपका इतना। ठीक है, 13,598 प्लस 1,402 इज इक्वल टू 15,000, ये हो गया क्लियर। इसके बाद डेप्रिसिएशन देखते हैं। 56,000 पे 10% से लगेगा तो 5,600, इसको रिड्यूस करेंगे 50,400, ये कर्मागत हास लग रहा था। ठीक है, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, तो 50,400 पर डिवाइड कर देंगे, फिर से माइनस कर देंगे 10% से, तो यानी कि 5,040 रुपीज़ से फिर माइनस करेंगे तो 45,360 रुपीज़
इसकी वैल्यू आएगी। ठीक, यहाँ से हमें क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन पता चल गया, इंटरेस्ट कितना लगेगा पता चल गया, और कॉस्ट प्राइस कितनी बची ये पता चल गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रक अकाउंट में आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए एंट्री हुई है टू गोपाल एंड कंपनी। टू गोपाल एंड कंपनी मतलब यहाँ से इन्होंने परचेज़ लिया है, हायर परचेज़। तो सबसे पहले पहली एंट्री जो थी आपकी हायर वेंडर टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है, सॉरी, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इसके बाद ट्रक अकाउंट में ये चला जाएगा यहाँ पे टू गोपाल एंड को, क्योंकि हम लोग कैश अकाउंट नहीं दिखा सकते यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से टू गोपाल एंड को आएगा। 56,000 इसकी ट्रक की वैल्यू थी। और फिर डेप्रिशिएशन लगेगा 10% से 5,600 रुपीज़ का लगेगा। ठीक है, 5,600 रुपीज़ का लगेगा, और ये हो जाएगा आपका 50,400 बैलेंस CD आएगा कैरी डाउन। फिर सेकेंड ईयर में आपका बैलेंस जो 50,400 रुपीज़ था वो नोट डाउन हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा 5,040 रुपीज़ का। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बैलेंस आपको क्वेश्चन पढ़ाते वक्त भी, जब मैं थ्योरेटिकल पढ़ा रहा था तब भी बोला था, यहाँ पे आप ये चीज़ छोड़ देंगे अभी, क्योंकि ये चीज़ आपको पता कहाँ चलेगी, ये चीज़ आपको पता चलेगी गुड्स रिटर्न अकाउंट में। ठीक है, गुड्स रिटर्न अकाउंट में पता चलेगी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, आप चाहें तो एनालिटिकल टेबल से भी देख सकते हैं, सिंपल कि 28,050 रुपीज़ है। ठीक है, और 1,402 है, तो ये 29,452 जो रहेगी, यही वैल्यू पे वो रिटर्न करेगा गुड्स को, इसी असेट की वैल्यू पे। तो यहीं पे ये वेंडर अकाउंट के पास ये रिटर्न कैसे होगा ट्रक का, ये इतना रिटर्न हो जाएगा 29,000। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 29,452। ठीक, और फिर जो अमाउंट और एक बचा हुआ है PL में ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा 5,040, और ऐड कर देंगे जो रिमेनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए 50,400, और जो रिमेनिंग बैलेंस 15,852 है, 892। तो ये हो जाएगा 15,039 और 542। एक मिनट बता देते हैं, 29,452 प्लस 15,000 प्लस 5,040 इक्वल्स टू 34,492 आ रहा है। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे 50,400 रुपीज़ से, माइनस 34,000 जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये इसका आंसर आपका आएगा यहाँ पे 15,908 रुपीज़ आएगा। ठीक है, 15,908 रुपीज़ आएगा इसका आंसर। तो ये आपका PL में ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये हम पे पता चल गया हमको कि हायर वेंडर में कितना जाएगा, वेंडर अकाउंट्स में इतना जाएगा आपका 29,452। अब हम लोग वेंडर अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में कैश अकाउंट 15,000 जो डाउन पेमेंट दिया गया था, कैश अकाउंट 15,000 जो फर्स्ट ईयर में जो पहली इंस्टॉलमेंट बढ़ी गई थी वो है। फिर यहाँ पे आएगा आपका क्रेडिट साइड में वेंडर अकाउंट है, तो यानी ये क्रेडिटर है। ठीक है, तो बाई ट्रक अकाउंट इधर जाएगा 56,000 रुपये, और इंटरेस्ट 2,050 रुपये। टोटल आएगा 58,050 रुपीज़, और इधर टोटल आएगा 58,050 रुपीज़, और बचा हुआ बैलेंस 28,050 रुपीज़ कैरी डाउन हो जाएगा
यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी डाउन हो जाएगा थ्रू ट्रक अकाउंट, यहाँ पे जाएगा 29,452 और बाई बैलेंस सीडी जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये लॉस होगा आगे चल के, अभी आपको पता चलेगा, इस वजह से टू बैलेंस सीडी इधर लिखा गया है इसके डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28,050 रुपीज़ प्लस 1,402 इज इक्वल टू 29,452। ये वेंडर अकाउंट का लास्ट में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं हायर इन द बुक ऑफ हायर सेलर के, ठीक है। दिनेश का अकाउंट है ये, तो हायर सेल्स है, ठीक है। अब वो सेल्स किया है तो वो फिर सेल्स की एंट्री करेगा दिनेश के अकाउंट में, तो वो 56,000 का ये करेगा और इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है, टू इंटरेस्ट 2,050 रुपीज़, 58,050 रुपीज़ ये आएगा। फिर यहाँ पे कैश अकाउंट सेम एंट्री होगी वेंडर अकाउंट के उठा के यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 58,050 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी 28,050 रुपीज़ में इंटरेस्ट जोड़ देंगे सेकेंड ईयर का 1,402, 29,452। अब यही वैल्यू का, इतना ही वैल्यू बची है उस ट्रक की जो गुड्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा, ठीक है। गुड्स रिटर्न अकाउंट में ये जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी टू परचेज़र अकाउंट, यानी दिनेश का अकाउंट बन रहा है 29,452, टू रिपेयर, जो रिपेयर 350 का कराया था वो बेचने से पहले, ठीक है। और यहाँ पे बाई कैश सेल किया है 30,110 का। ये हमें बाद में पता चलेगा कि प्रॉफिट है लॉस जब इसको फाइंड करेंगे। तो डिफिशियंसी बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है, इस वजह से ये प्रॉफिट में होगा, ठीक है। 308 रुपीज़ इसका आएगा आंसर, ठीक है। ये प्रॉफिट इतना हुआ और फाइनल ये आपका अकाउंट हो गया ख़त्म। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा। सो थैंक यू।